फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जो पहले की क्लासेस है वो भी एक बार आप जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो, जिसमें मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कराए हुए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सीटेट जुलाई 2024 के नाम से आपकी जो क्लासेस है वो डेली 12 PM पे आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। तो क्लासेस का टाइम जो है 12 PM है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये अलग करने की बात नहीं करती है, पृथक करने की बात नहीं करती है। क्या कहती है, सभी बच्चों को अपने आप में समाहित करने की बात करती है ना। और इक्विटी की बात करती है, यानी समता की बात करती है। जैसे बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर दे रखा है पृथक करना। मैंने अभी आप लोगों को बताया, इंक्लूसिव एजुकेशन किसकी बात करेगी, सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, लेबलिंग की बात नहीं करती है ना, नामांकित करने की बात नहीं करती है। तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर दे रखा है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान। अभी मैंने बताया अलग अलग नहीं करना, हमें सभी बच्चों को समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इसीलिए तो इसका नाम है समावेशी शिक्षा, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यही क्या कहती है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को जो है नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। देखिए, बिल्कुल सही दे रखा है ना। आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, क्योंकि अगर जो है क्लासरूम में प्रतिभाशाली बच्चा है, यानी गिफ्टेड चाइल्ड है, साथ साथ क्रिएटिव चाइल्ड है, सृजनात्मक बच्चा है, तो हमें उसे कैसे कार्य प्रोवाइड करने चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य प्रोवाइड करने चाहिए। अगर हम उसे सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य देंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, क्लासरूम में निरस्ता फील करेगा, बोरियत फील करेगा, है ना, क्योंकि वो सामान्य बच्चों से पहले ही जो है चीज़ों को सॉल्व कर लेगा, क्योंकि बच्चा कैसा है, गिफ्टेड है, क्रिएटिव है ना। तो इसलिए जो है अगर क्लासरूम में प्रतिभाशाली क्रिएटिव बच्चे हो तो हमें उन्हें कैसे कार्य देने चाहिए, चुनौतीपूर्ण जो है कार्य प्रोवाइड करने चाहिए। एज पर नीड एजुकेशन जो है बच्चों को देनी चाहिए, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, यही आपकी एनईपी भी कहती है और एनसीएफ भी कहती है और इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहती है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। देखिए, अभिमुखी चिंतन हमें बच्चों में डेवलप नहीं करनी है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग हमें बच्चों में डेवलप नहीं करनी है। हमें बच्चों में कैसे थिंकिंग चाहिए, अपसारी चिंतन, जिसमें बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में जो है चीज़ों पर थिंकिंग कर पाए, है ना, एक ही समस्या के जो है कई सारे आंसर वो बता पाए। अब सारे चिंतन पे जो है हमें फोकस करना है। बट यहाँ पर दे रखा है अभी सारे चिंतन, अभिमुखी चिंतन, है ना, जिसमें कि एक ही आंसर बच्चा बता पाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, हमें बच्चों को निर्देश नहीं देना है, यानी कि उनके माइंड में ज्ञान को भर नहीं देना है ना। बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माण करता होते हैं, तो हमें उनको निर्देश नहीं देना है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। रटने पर आधारित परीक्षा लेकर, देखिए जो आपकी एनईपी है, ठीक है, एनईपी है, एनसीएफ है, वो क्या कहती है कि हमें रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है ना, रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये भी आपका जो है ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, इसका संबंध किससे होता है, अपसारी चिंतन से, है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग से जो है क्रिएटिविटी का संबंध होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। देखिए, पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया आपका क्या होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ने संबंधी जो है एक प्रकार का विकार होता है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को रिवर्स पढ़ता है, वाज को जो है शाह पढ़ेगा। अब जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो लिखेगा भी गलत, है ना, बी को डी वो पढ़ता है। जैसे कि आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें जो ईशान अवस्थी हैं उनको भी इसी प्रकार का जो है विकार था, डिसलेक्सिया था, है ना। तो देखिए क्या दे रखा है, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर नहीं। मैंने भी आपको बताया जो डिसलेक्सिया का संबंध होता है किससे होता है, पठन वैफल्य से। ठीक है, पढ़ने में जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण से नहीं, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, है ना। तो यही बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, नहीं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, प्रभावशाली पद्धति नहीं है ना। जब बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से आया है, यानी पिछड़े वर्ग का है ना, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि जो है ठीक नहीं है, तो अगर हम ऐसे में उससे बातचीत करेंगे, उसकी जो है आवश्यकताओं को समझेंगे, तो ये पद्धति क्या होगी, प्रभावशाली होगी, है ना। बट यहाँ पर क्या पूछा है, प्रभावशाली पद्धति नहीं है ना, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगर सेकंड की बात करें तो अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान न देना पड़े। देखिए यही क्या है, यही आपकी प्रभावशाली पद्धति नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है, एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को, जैसे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं कि उस पर ध्यान ही ना दें। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यही क्या है, यही आपकी प्रभावशाली पद्धति नहीं है ना। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराकर, तो ये भी क्या होगी, आपकी प्रभावशाली पद्धति होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह, जिसकी बात आपके कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की भी कहते हैं, बच्चा जो है समाज के थ्रू सीखता है, संवाद करके चीज़ों को सीखता है, तो ये भी क्या होगी, आपकी प्रभावशाली पद्धति होगी, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपका सेकेंड ही ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश है ना का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमें आंसर अपने आप ही मिल गया है ना। देखिए किस तरीके से, का कोई प्रभाव नहीं होता है, का कोई आपसी संबंध नहीं होता, की भूमिका नगण्य होती है। तीनों ऑप्शन क्या है, आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं, तीनों ऑप्शन एक ही दे रखा है एक तरीके से, है ना। तो हमें अपने आप ही पता चल गया कि हमारा राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसमें तो हमें ऑप्शन भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हम तीन ऑप्शन पर तो टिक नहीं कर सकते, तीन ऑप्शन तो हमारे सही नहीं हो सकते, ऑप्शन तो हमारा एक ही सही होगा ना। और ये तीनों क्या कह रहा है, एक ही बात को कह रहा है ना। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, ठीक है, जो फिजिकल हेल्थ होता है, और जो सांवेगिक अवस्था होती है, ठीक है, यानी जो हमारा इमोशंस होता है, क्या ये हमारे अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाते, क्यों नहीं निभाते, है ना। अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं होगा, तो वो कैसे चीज़ों को सीख पाएगा, है ना। अगर उसका संवेग जो है, उसके अपने संवेग पे कंट्रोल नहीं होगा, उसका संवेगिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ होगा, तो वो कैसे चीज़ों को सीख पाएगा, है ना। तो अधिगम में क्या करता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और संवेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी जो है हमें अपना आंसर जो है पता चल गया था, तो इस तरीके से जो है आप अपना ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं ना। जब आपको तीन ऑप्शन लगे कि एक ही तरीके से दे रखा है, तो आपको पता हो जाएगा कि राइट आंसर आपका क्या है ना। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसी टाइप को देखने को मिलेंगे। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को रीड नहीं करते हैं, ठीक है, और स्किप कर देते हैं। तो देखिए अब आपके एग्जाम में अगर आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जरूर जाएँ, ठीक है। अभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश, देखिए मीनिंगफुल लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। तो देखिए जब एक विद्यार्थी की एक अध्यापिका सहायता करेगी तो बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम कर पाएंगे। तो ये बात आपकी सही दे रखी है ना। सेकंड क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि हमें क्या करना है, विद्यार्थियों को वर्गीकृत नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना, उनका सेग्रीगेशन नहीं करना है, हमें एक साथ समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। यही आपकी क्या कहती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। जब सेकेंड आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, तो जिस जिस ऑप्शन में आपका सेकेंड है वो ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाएंगे, है ना। अब हमें फर्स्ट और थर्ड में बताना है कि क्या राइट आंसर होगा, है ना। तो चलिए थर्ड को देखते हैं, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही दे रखी है ना। हमें क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों में संवाद, ठीक है, परिचर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। ये आपके लिए वाइगोस्की भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर होगा।
फोर्थ क्या दे रखा है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, हमें विविधता का उपेक्षा नहीं करना है, सम्मान करना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, और हमें क्या करना है, उसको एक रिसोर्स संसाधन के रूप में देखना है, न कि उसकी उपेक्षा करनी है। ठीक है, साथ ही साथ दे रखा है मानक विधि। ठीक है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए पाठ्यक्रम में, मानक नहीं चाहिए। ठीक है, यानी फिक्स्ड करिकुलम नहीं चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ दे रखा था, यहाँ पर भी फोर्थ दे रखा था, और यहाँ पर आपका सेकंड दे रखा था, तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट और थर्ड जो है आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, वैसे भी हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट और थर्ड क्या था, राइट था, सेकंड और फोर्थ आपका यहाँ पर गलत था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। देखिए जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया और सक्रिय प्रक्रिया है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल नहीं होता है, ठीक है, जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, और रेखीय नहीं होता है, सक्रिय होता है ना, जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आपका। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम, फिर से मीनिंगफुल लर्निंग की यहाँ पर बात हुई है, को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। ठीक है, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो बच्चा है उसके अंदर क्या होगी, अनेक प्रकार के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक, उसके जो कल्चर के डिफरेंसेस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। धार्मिक जो है, धार्मिकता के आधार पर आपको विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, भाषाई विविधता आपको देखने को मिलेगी, यानी अनेक प्रकार के जो है आपको उसके अंदर जो है विविधता देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एक रिसोर्स, उसको एक संसाधन के रूप में जो है यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसको समझना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है टालना चाहिए, उपेक्षित करना, ये सारे आपके क्या हो गए, एक ही वर्ड हो गए। अनदेखा करना चाहिए, तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर होंगे नहीं। यहाँ पर क्या होगा, आपका थर्ड ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे भी आप देखें तो टालना हो गया, उपेक्षित करना हो गया, अनदेखा करना हो गया, कहीं ना कहीं जो है एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं आपके, तो तीन ऑप्शन तो आपके करेक्ट होंगे नहीं ना, हमारा एक ही ऑप्शन में करेक्ट होगा, है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमें इस तरीके से भी जो है ऑप्शन पता चल गया कि हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यही क्या दे रखा है, आपका अलग दे रखा है ना। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के, है ना। तो देखिए जब कक्षा में प्रभावशाली अधिगम चाहिए तो उसके लिए हमें कैसा वातावरण चाहिए, सहयोगी वातावरण चाहिए। ठीक है, बजाय किसके, प्रतिस्पर्धी, यानी बजाय कंपटीशन वाले वातावरण के। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन पे प्रतिस्पर्धी दे रखा था, भयावह दे रखा था, प्रतिस्पर्धी दे रखा था, यानी ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन की तरफ हमें बता रहे हैं कि ये तीनों का मतलब क्या हो गया, आपका एक ही हो गया। तो तीन ऑप्शन तो आपके करेक्ट होंगे नहीं, है ना। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा है। देखिए बात तो आपके यहाँ पर सही दे रखी है, बट हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। सीखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने पर बल देना। देखिए कार्य करने पर बल नहीं देना है हमें, बच्चों के सीखने पर बल देना है, बच्चा कितना सीख पाया, है ना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। देखिए हमें बच्चों को सिर्फ सरल कार्य नहीं देने, सरल और जटिल दोनों ही कार्य देने, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, नहीं, हमें कंपटीशन बच्चे में नहीं करानी है, प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है। ठीक है, हमें क्या कराना है, बच्चा सीख सके, है ना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवसर, अपॉर्चुनिटी जो है उसको प्रोवाइड करनी है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से बाहर होंगे। हमें पता चल गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो गया। पाठ उपलब्ध कराना, यानी जहाँ पर जो है बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या करनी चाहिए, वहाँ पर उसको हेल्प करनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी मदद उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहले तो उसको साइकिल चलाना आती नहीं है ना, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, पीछे से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, फिर जब बच्चा खुद साइकिल चलाना सीख जाता है तो पेरेंट्स जो है पीछे से छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, बच्चा खुद साइकिल चलाने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बस बच्चे को थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे बच्चा खुद चीज़ों को सीख सके, है ना। जिसकी बात कौन करता है, आपके लेई वाइगोस्की कहते हैं, है ना। पाड़ शब्द का यूज किसने किया है, ठीक है, लेई वाइगोस्की। इसको स्कैफ होल्डिंग भी आप इंग्लिश में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, कभी आपको पाड़ दे देगा, कभी आपको ढांचा दे देगा, है ना, बट इंग्लिश में एक ही नाम मिलेगा आपको, स्कैफ होल्डिंग। ठीक है, तो स्कैफ होल्डिंग की बात कौन करता है, आपका
लेव वाइगोस्की करते हैं कि विद्यार्थी को अगर जो है ज़रूरत हो कहीं पर, ठीक है, कहीं पर जो है उसको समस्या हो रही है तो हमें वहाँ पर थोड़ी सी उसको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा स्वयं उन चीज़ों को सीख सके, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चों में चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। जो सही नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखिए ये बात तो आपकी सही है, यही तो जीन पियाजे कहते हैं, बच्चा क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है ना। इसीलिए तो इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है, नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, कि जो सही नहीं है हमें उसके बारे में बताना है ना। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है ना। देखिए यही बात जो है आपकी यहाँ पर सही नहीं है। बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है ना। अध्यापक की मूल भूमिका उसे जानकारी प्रोवाइड करना नहीं है। अध्यापक क्या करेगा, उसको सीखने में हेल्प करेगा, सहायता करेगा, है ना, ज्ञान को भरेगा नहीं उसके अंदर। तो ये आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं, उनमें अन्वेषण, छानबीन, ठीक है, तो यानी खोज करने की क्या होती है, लालसा होती है। तो ये भी बात आपकी सही दे रखी है, बट यहाँ पर जो सही नहीं है हमें उसके बारे में बताना था। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं के जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, यानी जन्मजात जो है उनके अंदर सीखने की जो है क्षमता होती है, ठीक है। तो ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। अभी आप लोगों ने देखा बच्चे में क्या होती है, सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, सामर्थ्य नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। देखिए यही बात जो है आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। बच्चा गलत ही होता है, ठीक है, सिस्टम में जो है कहीं ना कहीं कमी रह गई। बच्चा फेल नहीं होता है, ठीक है, सिस्टम फेल होता है, क्योंकि जो है सिस्टम बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है ना। तो यही बात जो है आपकी यहाँ पर सही होगी। बच्चा अगर असफल होता है तो कहीं ना कहीं जो है विद्यालय बच्चे की रुचि आवश्यकताओं को सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पाया, ठीक है, उसकी पूर्ति नहीं कर पाया। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी गलत दे रखी है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पर गलत है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके, जब बच्चा जो है वाद विवाद करता है, संवाद करता है, ठीक है, समूह में एक दूसरे से पढ़ता है, पढ़ाता है, तो वो क्या होता है, बच्चे का जो उच्च स्तरीय कौशल है उसका वहाँ पर विकास होता है। बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसका अच्छा होता है, बेहतर होता है ना। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखा है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उसके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। देखिए ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत दे रखी है ना। बच्चों को ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। देखिए ये क्या है, एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति है, ठीक है। जो लेव वाइगोस्की है वो क्या कहते हैं, बच्चा अपने समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, अंतः क्रिया करके चीज़ों को सीखता है ना। तो जब संवाद कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, अपने समाज से ही तो इंटरेक्ट कर रहा है ना। समूह में बच्चा जब सीख रहा है तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, कंपटीशन की भावना नहीं उत्पन्न होती है। बच्चा क्या करता है, और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो देखिए ये कहाँ किस क्लासरूम की बात हो रही है, ठीक है, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है। एज पर नीड एजुकेशन, ठीक है, एज पर नीड एजुकेशन, यानी जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षक क्या कर रही है, अपने आप में चेंज ला रही है, परिवर्तन कर रही है ना। तो देखिए कौन सी क्लासरूम आपकी होगी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अध्यापक केंद्रित नहीं हमें क्लासरूम चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित जो है हमें क्लासरूम यहाँ पर चाहिए, अध्यापक केंद्रित नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है शिक्षक ही एक्टिव हो, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित जो है शिक्षार्थी केंद्र जो है शिक्षा चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। व्यवहारवादी आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, क्योंकि ये किसकी बात करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, बाल केंद्रित शिक्षा की, है ना। नेक्स्ट है,
विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट क्या दे रखा है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है ना, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे की कल्चर होती है उसमें क्या होती है, बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है ना, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है अलग अलग कल्चर का होता है, अलग अलग संस्कृति का होता है ना। हो सकता है हमारे कल्चर में कुछ और चीज़ें फॉलो होती है और किसी दूसरे बच्चे के कल्चर में कुछ और चीज़ें फॉलो होती हैं, है ना। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखा है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। देखिए नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है ना। हो सकता है कि एक बच्चा जो है 2 साल में बोलना सीखे और एक बच्चा जो है 2 साल में भी बोलना ना सीखे, है ना। तो जो विकास होता है ये फिक्स नहीं होता है कि इस बच्चे का इतने टाइम में विकास होगा, इस बच्चे का इतने टाइम में विकास होता है। हाँ, जो विकास की स्टेजेस होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, ये एक निश्चित क्रम में चलती हैं कि एक बच्चा जो है पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कता में आएगा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि जो विकास का समय है वो निश्चित होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए नहीं, इसमें हमारे हेरिडिटी का भी रोल होता है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। बट यहाँ पर दे रखा है आनुवंशिकता, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। देखिए विकास क्या है हमारा, सरल नहीं है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक दिशीय नहीं, बहुआयामी है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, शारीरिक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है ना। तो विकास क्या है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। यहाँ पर दे रखा है एक दिशीय होता है, तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है ना। देखिए मध्य बाल्यावस्था यहाँ पर पूछ रखा है। बाल्यावस्था बेसिकली 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है जो कि 2 से 7 साल तक होती है, और जो मध्य बाल्यावस्था होती है इसकी अगर एज की बात करें तो कितनी होती है, 7 से 11 साल, ठीक है। और जो 7 से 11 साल का बच्चा होगा वो किस में होगा, प्याजे की थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा यहाँ पर होगा, ठीक है। अब बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो क्या कर लेता है, लॉजिक कर लेता है ना, तर्क कर लेता है। जो चीज़ें उसके सामने रहती है उसके बारे में वो थिंकिंग कर पाता है। मैंने आप लोगों को जो जीन प्याजे की थ्योरी है उसको कम्प्लीटली आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग उन वीडियो को एक बार जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने सारे स्टेजेस के बारे में उनको बताया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ठीक है। बच्चा जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में होता है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो क्या कर लेता है, लॉजिक कर लेता है, तर्क कर लेता है, ठीक है। जो चीज़ें उसके सामने होती हैं मूर्त, ठीक है, उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है। तो आपका यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास नहीं, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब कर पाता है बच्चा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती उसके बारे में भी बच्चा थिंकिंग कर पाता है, तो वो प्याजे की फोर्थ स्टेज में जो है कर पाता है ना। तो आपका यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि जो है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है। देखिए जो सोशलाइजेशन होता है इसके बेसिकली कितने कारक होते हैं, 2 कारक होते हैं। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले कारक क्या होता है, जिसमें बच्चा सबसे पहले चीज़ों को सीखता है, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई, है ना, क्योंकि बच्चा अपने परिवार में ही जन्म लेता है। और जो उसकी सामाजिकरण की पहली प्रक्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके फैमिली से, परिवार से, है ना। तो सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई, प्राथमिक एजेंसी क्या होती है, परिवार होती है ना। और द्वितीयक एजेंसी क्या होती है, विद्यालय होता है आपका, मीडिया होता है ना। उसके बाद में स्कूल हो गया, सॉरी विद्यालय स्कूल एक ही बात है ना। आपका मीडिया हो गया, समाज हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, आपके सामाजिकरण के द्वितीयक इकाई होते हैं, है ना। सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपका होता है। तो देखिए जो सामाजिकरण में विद्यालय वो क्या है, द्वितीयक कारक है ना, द्वितीयक इकाई है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक कारक क्या हो जाएगा आपका, परिवार, है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि परिवार क्या है, तो सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई होता है। विद्यालय हमेशा ही क्या होगा, द्वितीयक कारक होता है, क्योंकि परिवार के बाद जो है बच्चा विद्यालय में जाकर के चीज़ों को सीखता है समाज की, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। कम भूमिका होती है, कोई भूमिका नहीं होती, दोनों बात आपकी एक ही दे रखी है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। क्या होता है, विद्यालय द्वितीयक कारक होता है।
अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। देखिए किसने प्रस्तावित किया, ये जीन पियाजे ने, है ना। ये क्या कहते हैं, जो बच्चों का चिंतन होता है ना, वो क्या होता है, वयस्कों से गुणात्मक रूप में अलग होता है ना। यानी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि एक बच्चा जितना सोच सकता है उतना एक वयस्क व्यक्ति भी सोच सकता है ना। जितना एक वयस्क व्यक्ति सोच सकता है उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। बट जो उनके गुण होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक जो है व्यक्ति अपने काम के बारे में सोच सकता है, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकता है, बट एक जो छोटा बच्चा है वो अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है। यानी जो उसकी क्वालिटी होगी, है ना, वो क्या होगी, चेंज होगी। बस जो क्वांटिटी होगी, जो मात्रा होगी, वो क्या होगी, सेम होगी, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यानी जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बट जो उसकी क्वालिटी होगी, जो उसके सोचने का गुण है, वो क्या होगा, अलग होता है ना। तो ध्यान से देख लीजिएगा, मात्रा जो है सेम होती है, ठीक है, जितना आप सोचेंगे उतना छोटा बच्चा भी सोचेगा, बट गुण क्या होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जीन पियाजे जो है आपकी ये बात कहते हैं ले वाइगोस्की, जिन्होंने कि सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक जो इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है, जिनके जो है क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, SCL के थ्रू करने हैं। ये समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। यानी जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, उसकी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके लैंग्वेज की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बहुबुद्धि का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है, किसके अकॉर्डिंग, हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग, है ना। और इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया है। लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का जो है सिद्धांत दिया। इन्होंने 3 लेवल बताए हैं, ठीक है, 3 लेवल बताए हैं नैतिक विकास के और 6 स्टेजेस बताई हैं, है ना। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इन लोगों से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए, और ये चारों ही आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। इन्हीं चारों से जो है आपके एग्जाम में, अगर आप देखेंगे इस बार जो अभी रिसेंटली आपके एग्जाम हुए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जीन पियाजे, ले वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन मिलते हैं, बट आपको 1 से 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, बट इनसे जो है भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीन पियाजे। और बिल्कुल फिक्स्ड है कि यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है, 7 से 8 क्वेश्चन भी आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो इन तीनों लोग को जरूर पढ़ के जाइएगा, हार्वर्ड गार्डनर को भी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे, जिन्होंने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, संज्ञानात्मक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया। कितनी स्टेज की बात करते हैं, 4th स्टेज की बात, जिसको कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, SPCF सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी 0 से 2 साल तक होती है। उसके बाद में प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक होती है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक होती है। उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 एवं होती है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इनकी कंप्लीट थ्योरी हम लोग एक अलग से वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए इसके अलावा जो आपकी EVS की क्लासेस है वो कंटिन्यूअस जो है चल रही हैं, जिसमें जो 3rd to 5th की NCERT है इसको मैं पूरा बेसिक से कवरअप करा रही हूँ। उसके साथ साथ मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी आपको कराऊंगी, तो आप लोग इन क्लासेस को जरूर देखिएगा। साइंस की क्लासेस भी आप लोगों की जो है जल्दी स्टार्ट होंगी, उनको भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अभी तक आपके एग्जाम में बने उन सभी को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कराने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए ये थी आपकी आज की क्लासेस। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डेली जो आपकी क्लासेस होती है वो 12 PM पे होती है, ठीक है। तो 12 PM पे जो है आप लोग इस क्लास को जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। इसके पहले की जो क्लासेस हुई उनको भी एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको कराए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।